हेलो एवरीवन, आज हम एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 और ओवरऑल लेक्चर नंबर 29 जो है वो डिस्कस करेंगे। वेटरनरी फिजियोलॉजी 2 कोर्स कल हमने जहाँ पे कंक्लूड किया था, आज हम उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स बोथ लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक इनको एनालाइज करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्वियसली उसकी वजह से इनकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी वेरी करती है और इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। इन चीज़ों को हम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आज हम स्टडी करेंगे। So now what is a hormone? Hormones are actually long distance chemical messengers that are secreted by endocrine glands into the blood. और ये जो अगर आपको याद हो, हमने इसको डिस्कस किया था कि दे आर सिंथेसाइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड सिक्रीटरी सेल्स और इनके जो टारगेट सेल्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और ये टारगेट सेल्स जो हैं दे हैव स्पेशल ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस जिनके साथ ये बाइंड कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है तो ये हार्मोन्स उसके साथ बाइंड नहीं करेंगे। और सेम अप्लाइज फॉर लाइपोफिलिक हार्मोन्स आल्सो, कि उनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे तो तभी वो पर्टिकुलर स्टीरॉयड हार्मोन उस पर्टिकुलर टारगेट सेल के साथ बाइंड करके, उसके अंदर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके तो कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है उसको इनिशिएट करेगा। अब अगर आप देखो तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हार्मोन्स कैन ऑल्टर द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय causing activation of pre-existing proteins। ये बाय सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स के थ्रू भी हो सकता है और थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विद ए रिसेप्टर विच देन बाइंड्स टू ऑपरेटर साइट्स ऑन डीएनए। thereby they can alter the transcription rates of selected genes। तो they are just important substances for altering the rate of biochemical reactions. They do not contribute energy to the biochemical reactions. They are not consumed in the biochemical reactions which they stimulate or inhibit। तो ये important चीज़ है, ये याद रखना। हार्मोन्स ओनली ऑल्टर रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये उनको स्पीड अप कर देते हैं या कुछ इंस्टेंसेस के अंदर उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है इनिशिएशन जो है उसको स्पीड अप करेंगे एंड दिस इज़ बाय कॉजिंग एक्टिवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स या थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद रिसेप्टर विच देन बाइंड्स टू डिफरेंट साइट्स ऑन अ डीएनए। तो अल्टीमेटली दे ऑल्टर ट्रांसक्रिप्शन रेट्स ऑफ सिलेक्टेड जीन्स। ऑब्वियसली ये जीन्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास जीन एक्सप्रेशन का फिनोमिना है, वो अप रेगुलेट भी हो सकता है बेटे और डाउन रेगुलेट भी हो सकता है। और ये याद रखना है, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनर्जी टू द बायोकेमिकल रिएक्शन। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये अपना काम जब कर चुके होंगे उसके बाद इनकी एक हाफ लाइफ होगी, जब वो हाफ लाइफ इनिशिएट होगी तो तभी ये कंज्यूम हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज़ हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज: पेप्टाइड्स, एमीन्स और स्टीरॉयड्स। इसके अंदर जो एमीन्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज: कैटिकोलामीन्स एंड इंडोलामीन्स और थायराइड हार्मोन्स। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी। अगर आप सॉल्युबिलिटी देखोगे तो हमारे पास जो पेप्टाइड्स हैं और कैटिकोलामीन्स और इंडोलामीन्स हैं दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और थायराइड हार्मोन्स जो हैं दे आर लाइपोफिलिक एज वेल एज स्टीरॉयड हार्मोन्स, दीज आर आल्सो लाइपोफिलिक। तो ये दोनों वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं, ये दोनों लिपिड सॉलेबल हार्मोन्स हैं। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चर। अगर आप देखो तो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर जो पेप्टाइड्स हैं
these are chains of specific amino acids, जबकि catecholamines या catecholamines and indolamines या indolamines these are tyrosine derivatives or tryptophan derivatives. जो catecholamines हैं they are derived from tyrosine amino acid and indolamines are derived from tryptophan. Thyroid hormones जो हैं they are also derived from tyrosine, but these are iodinated tyrosine derivatives. Steroid hormones जो हैं they are derived from कोलेस्ट्रॉल. तो सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं जिसमें ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, दीज आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम स्टीरॉयड हार्मोन्स. तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया. फिर हमारे पास है सिंथेसिस. अगर आप देखोगे तो ये पेप्टाइड्स जो हैं दीज आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे आर पैकेज्ड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रोटीन्स जो हैं सिंथेसाइज होती हैं और पैकेज्ड होती हैं. जो कैटिकोलामीन्स और एंडोलामीन्स हैं दीज आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल. थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन कोलाइड विद इन द थायराइड ग्लैंड. और स्टीरॉइड्स के अंदर जो 27 कार्बन कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके पास एंजाइमेटिक मशीनरी होती है और वो इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की स्टेप वाइज मॉडिफिकेशन करती है इन वेरियस इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स ताकि हमारे पास जो भी पर्टिकुलर स्टीरॉयड हार्मोन है वो बने. सिंथेसिस को हम आगे चल के और डिटेल के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से वेरियस स्टेप्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेप्टाइड हार्मोन के लिए या कैटिकोलामीन जिसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है या फिर इंडोलामीन जिसमें हमारे पास मेलाटोनिन है. तो वो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि थायराइड के अंदर इसकी सिंथेसिस किस तरह हो रही है, स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस किस तरह हो रही है. तो दिस एस्पेक्ट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. आगे हम इसको और एनालाइज करेंगे. इसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टोरेज. पेप्टाइड्स जो हैं दे आर स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन secretory granules. Once they are synthesized they are stored in large amounts in secretory granules. Catecholamines and indolamines are also stored in secretory granules. थायराइड हार्मोन जो है ये कोलाइड के अंदर ये एक इनलैंड साइट होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसको कहते हैं कोलाइड. ये वहीं पर ही सिंथेसाइज होता है और वहीं पर ही स्टोर हो जाता है जब तक कि इसको कोई स्टिमुलस ना मिले रिलीज का. स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं दे आर नॉट स्टोर्ड. वंस दे आर सिंथेसाइज्ड दे विल बी रिलीज्ड. और कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर जो है जो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स का, इट इज स्टोर्ड इन लिपिड ड्रॉपलेट्स. अगर अब आप इन हार्मोन्स की स्क्रीशन को देखेंगे तो पेप्टाइड्स आर secreted mainly by exocytosis of their granules. और कैटिकोलामीन्स और इंडोलामीन्स में भी यही होता है, एक्जोसाइटोसिस हो जाती है उन ग्रेन्यूल्स की जिसमें ये स्टोर होते हैं. थायराइड हार्मोन के अंदर एंडोसाइटोसिस ऑफ कोलाइड होगी. और इससे मेरी मुराद ये है कि वो जो कोलाइड मटेरियल है जहाँ पे हार्मोन्स पड़े हुए हैं उसकी एंडोसाइटोसिस होगी, वो पिकअप होगा और उसके बाद ये स्क्रीट आउट होंगे. क्योंकि स्टीरॉइड्स लाइपोफिलिक हैं तो ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए इजीली स्क्रीट आउट हो जाते हैं. इसके बाद हमारे पास है देयर ट्रांसपोर्ट इन ब्लड. ऑब्वियसली ये हाइड्रोफिलिक है तो इट विल बी transported in the blood as free hormones. जो कैटिकोलामीन्स एंड इंडोलामीन्स है they are half bound to plasma proteins and half are present as free hormones. थायराइड जो है ये ठीक है कि टायरोसिन का डेरिवेटिव है बट ये आयोडीनेटेड टायरोसिन डेरिवेटिव है और ये लाइपोफिलिक इन नेचर है तो इसलिए इट इज़ मोस्टली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. स्टीरॉइड्स जो हैं दे आर ऑल्सो मोस्टली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लाइपोफिलिक इन नेचर सो दे विल बी बाउंड टू plasma proteins. They are dependent on these plasma proteins for their transport in the blood. फिर हमारे पास है रिसेप्टर साइट.
चूँकि ये दोनों हाइड्रोफिलिक हैं तो इनका जो रिसेप्टर्स हैं वो सरफेस ऑफ टारगेट सेल पे होंगे, जबकि थायराइड और स्टीरॉयड के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेप्टाइड्स का और कैटिकोलामीन्स और इंडोलामीन्स का, इट इज़ by activation of second messenger pathway that will alter activity of pre-existing proteins that produce the desired cellular effect. Thyroid hormones जो है it will lead to activation of specific genes to make new proteins and ultimately produce the desired cellular effect. Steroid hormones भी पर्टिकुलर जीन्स को जाके एक्टिवेट करते हैं जिससे न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं और फिर एक सेलुलर रिस्पांस देते हैं। फिर हमारे पास हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो इन पर्टिकुलर टाइप्स में आते हैं, तो पेप्टाइड्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ दी हार्मोन्स हैं जिसमें इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, सोमाटोस्टैटिन है, ग्रोथ हार्मोन है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मोस्ट ऑफ दी हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स। जो कैटिकोलामीन्स हैं दीज आर हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला। इसके अलावा डोपामीन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सो ये कैटिकोलामीन्स के अंदर आते हैं। और इंडोलामीन्स के अंदर हमारे पास मेलाटोनिन हार्मोन है जो बॉडी की 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड। जो थायराइड हार्मोन्स हैं दीज आर ओनली हार्मोन्स फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। ये याद रखना, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड जो है वही थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं जिसके अंदर T3 और T4 है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स के अंदर C सेल्स भी होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन बनाते हैं, बट दिस कैल्सिटोनिन इज़ अंडर द क्लास ऑफ पेप्टाइड्स। थायराइड के साथ पैराथायराइड हार्मोन भी है जो कि पैराथ हार्मोन बनाता है, और कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन यानी पैराथ हार्मोन आपस में इनके एक दूसरे के ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास थायराइड के अंदर ओनली हार्मोन्स दैट आर सक्रीटेड फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड। और फिर जो स्टीरॉइड्स हैं उसमें हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स और गनेड्स या गोनैड्स एंड सम प्लेसेंटल हार्मोन्स। विटामिन डी जो है इट इज़ ऑल्सो अ स्टीरॉइड लाइक हार्मोन। तो ये हमारे पास स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखो प्रॉपर्टीज़ को अगर हम एनालाइज करें तो सॉल्युबिलिटी, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, स्टोरेज, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, रिसेप्टर साइट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये चीज़ें अगर हम इनको एनालाइज करें तो हम किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन को इस क्लास के अंदर डाल के बड़े अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंसुलिन को देखना है वो इस क्लास के अंदर आता है तो वो इसी तरीके को, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर आपने कॉर्टिसोल को देखना है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है और स्टीरॉयड है तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। सिर्फ सिंथेसाइजिंग सेल की वेरिएशन हो सकती है और थोड़े बहुत मोड ऑफ एक्शन की या जिसे हम कह सकते हैं डिज़ायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स की वो वेरिएशन हो सकती है। अदरवाइज़ इस तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से अगर आपको ये फिगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। उसकी करैक्टरिस्टिक्स का आपको पता होगा कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, सिंथेसिस, स्टोरेज, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, रिसेप्टर साइट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। अब हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि वो वाटर लविंग है, एंड हार्मोन्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे हैव लो लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो अगर अब आप देखो तो हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स आएंगे जिस तरह के इंसुलिन है, अमीन्स आएंगे जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैटिकोलामीन्स हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन एंड दे आर सक्रीटेड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला। एपिनेफ्रिन इसके अंदर एक मेजर कैटिकोलामीन हार्मोन है। फिर हमारे पास इंडोल अमीन्स हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन जिसके अंदर
मेलाटोनिन है विच इज secreted बाय द पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड। इसके अंदर हमारे पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आएंगे विच आर आल्सो अमीन्स, जिस तरह, और ऑब्वियसली ये न्यूरो हार्मोन्स की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं बिकॉज दे आर आल्सो secreted इनटू द ब्लड, जिसमें हमारे पास सीरोटोनिन है, डोपामीन है। डोपामीन जो है इट इज़ अ कैटिकोलामीन एंड सीरोटोनिन इज़ अ इंडोलामीन। डोपामीन आल्सो एक्ट्स एज ए न्यूरो हार्मोन एंड सीरोटोनिन इज़ द प्रिकर्सर फॉर मेलाटोनिन। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हार्मोन्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको न्यूरो हार्मोन्स कह रहे हैं। दे सर्व एज एग्जांपल्स ऑफ ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमारे पास है लाइपोफिलिक हार्मोन, और लाइपोफिलिक हार्मोन्स जो हैं दे आर lipid loving hormones. They have high lipid solubility and they are poorly soluble in water. और इसके अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया है थायराइड हार्मोन्स हैं। इट इज़ एक्सक्लूसिवली secreted by the thyroid gland. It is an iodinated tyrosine derivative, ये याद रखना। Even though catecholamines and thyroid hormones are both derived from tyrosine, they behave very differently because of their solubility characteristics। तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये याद रखना, दो these are synthesized from tyrosine, they are lipid soluble, they are lipophilic hormones। फिर हमारे पास जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, जो प्योर स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जो कि लाइपोफिलिक हैं, दे आर एसेंशली न्यूट्रल लिपिड्स। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। दे इंक्लूड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स सच एज कॉर्टिसोल। और इसके अंदर हमारे पास सारे सेक्स हार्मोन्स आते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय गनेड्स, जिसको आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह रहे हो, टेस्टीज, ओवरीज, तो ये बनाते हैं। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड हार्मोन है। फिर हमारे पास कॉर्टिसोल है, तो प्रोजेस्टेरॉन है, तो दीज आर ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब क्वेश्चन इज के व्हाई इज सॉल्युबिलिटी सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ हार्मोन, और इसका फ़ायदा क्या है हमें, क्योंकि अगर हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हार्मोन इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन how the hormone is processed by the endocrine cell, how the hormone is processed and synthesized by the synthesizing cell, पहली चीज़। दूसरी, how is hormone transported in the blood, और थर्ड, how the hormone exerts its effect in at the target cell। तो अगर आप solubility के ऊपर फोकस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर लाइपोफिलिक है तो उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट है कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म डिफरेंट हैं, और टारगेट सेल के साथ बाइंड करने के मैकेनिज्म डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक जो है वो तो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता, तो उसका जो रिसेप्टर है वो सेल के सरफेस के ऊपर ही होगा। स्टीरॉयड जो है वो लाइपोफिलिक है, वो इजीली लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो उसके रिसेप्टर्स आपको सेल के अंदर ही मिलेंगे। तो इसलिए हम सॉल्युबिलिटी ऑफ हार्मोन जो है उसको इम्पॉर्टेंस देते हैं, उसको कंसिडर करते हैं कि क्या हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, और उसकी बेसिस पे हमें आइडिया हो जाता है कि हार्मोन प्रोसेस किस तरह हो रहा है सिंथेसाइजिंग सेल से, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा टारगेट सेल को। अब अगर आप देखो प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक पेप्टाइड हार्मोन्स, तो ये सिंथेसाइज होते हैं एज प्री प्रो हार्मोन्स एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे माइग्रेट टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। देन दे आर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है दे इट पैकेजेस देम एज फिनिश्ड हार्मोन्स इनटू स्क्रीटरी वेसिकल्स एंड दे आर पिंच्ड ऑफ एंड स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इन हार्मोन्स को, इन एक्टिव हार्मोन्स को जो कि सिंथेसाइज हुए थे एज प्री प्रो हार्मोन्स, उनको पैकेज करेगा इनटू फिनिश्ड हार्मोन्स, और it will package the finished hormones into the secretory vesicle, and these vesicles will be pinched off from the Golgi complex and it will be stored in the cytoplasm in these secretory vesicles। जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा
on appropriate stimulation, these secretory vesicles will then fuse with the plasma membrane and release the contents outside the synthesizing cell by the process of एक्सोसाइटोसिस। तो जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, ये स्क्रीटरी वेजिकल्स जिनमें ये हार्मोन्स जो हैं ये पड़े हुए हैं, जिसमें ये पैकेज्ड हुए हैं, it will these secretory vesicles will fuse with the plasma membrane and release their contents outside the cell through the process of exocytosis. इसके कंट्रास्ट में जो लाइपोफिलिक स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज़ द कॉमन प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब पॉइंट इस के कोलेस्ट्रॉल जो है ये सारे सेल्स को अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड है, उसको किस तरीके से पता चलता है कि मैंने सिर्फ कॉर्टिसोल ही बनाना है, मैंने और कोई और स्टीरॉयड हार्मोन नहीं बनाना। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्टीरॉयड हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल है, इसके लिए एंजाइमेटिक मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है। एंजाइमेटिक मशीनरी क्या करेगी? उस बेसिक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को प्रोसेस करेगी, मॉडिफाई करेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टोस्टेरोन है, वो टेस्टिस बनाते हैं, तो सिर्फ टेस्टिस के पास ही वो मशीनरी है कि वो कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करके टेस्टोस्टेरोन बना सकें। एड्रीनल ग्लैंड है, अगर वो कॉर्टिसोल बनाता है तो वो एबिलिटी सिर्फ एड्रीनल के पास ही है, बिकॉज वो एंजाइमेटिक मशीनरी जो रिक्विजिट या रेलेवेंट एंजाइमेटिक मशीनरी है वो एड्रीनल के पास ही मौजूद है, वो टेस्टिस के पास नहीं है। ये नहीं होगा कि टेस्टिस कॉर्टिसोल बनाना शुरू कर दे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर सिंथेसाइजिंग सेल। एड्रीनल के पास अपनी मशीनरी है, एंजाइमेटिक मशीनरी, वो कॉर्टिसोल ही बनाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस में ही बनेगा, बिकॉज टेस्टिस के पास ही वो रेलेवेंट एंजाइमेटिक मशीनरी है। ईच स्टेरॉयडोजेनिक ऑर्गन कैन प्रोड्यूस ओनली द स्टेरॉयड हार्मोन फॉर विच इट हैज़ कंप्लीट सेट ऑफ अप्रोप्रिएट एंजाइम्स। और ये याद रखना कि स्टेरॉयड हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड, जैसे ही ये बन जाएंगे दे आर लिपिड सॉलेबल, they are immediately diffused through the steroidogenic cells लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सिंथेसाइजिंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करके ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब हैं ये लाइपोफिलिक, तो ब्लड के अंदर इनको ट्रैवल करने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन्स चाहिए, अदरवाइज़ ये ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर लाइपोफिलिक, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और इनका जो रेट ऑफ स्क्रीशन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय रेट ऑफ देयर सिंथेसिस। जैसे ही ये सिंथेसाइज होंगे तो वैसे ही उनका रेट ऑफ स्क्रीशन, अगर रेट ऑफ सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ स्क्रीशन भी इंक्रीज कर जाएगा। ये याद रखना कि दे आर लाइपोफिलिक, सो दे कैन नॉट ट्रैवल इन दी ब्लड, दे रिक्वायर प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये उन प्लाज्मा प्रोटीन्स और मोस्टली एल्ब्यूमिन, और ये भी होता है कि थायराइड जिस तरह है वो भी लाइपोफिलिक है, तो वो थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, वो थायराइड बनाता है ताकि वो थायराइड हार्मोन को, चूँकि वो लाइपोफिलिक है, वो उस प्रोटीन के साथ बाइंड करके इजीली ब्लड के अंदर ट्रैवल कर सके। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स undergo further interconversions within the blood or other organs where they are changed into more potent forms. It is also very important. इसकी further modification होती है ताकि इनकी potency जो है उसको भी increase किया जा सके। ये याद रखना कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं, और बाज़ औक़ात जो सिंथेसाइजिंग सेल है वो बजाते खुद पर्टिकुलर प्रोटीन बना के देगा ताकि जो स्टीरॉयड हार्मोन है उस प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रैवल कर सके। अब हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स दे डिसॉल्व इन प्लाज्मा एंड लाइपोफिलिक हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। All hormones are carried by the blood, but they are not all transported in the same manner. Hydrophilic peptide hormones जो हैं they are transported by simply dissolving in the blood. Lipophilic जिसमें steroids और thyroid hormone है they are poorly soluble in water. So majority of lipophilic hormones circulate to their target cell
रिवर्सिबली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्लड। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं दे कैन कैरी ओनली वन टाइप ऑफ हार्मोन। अल्ब्यूमिन जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली बाउंड करती है सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स में। तो अल्ब्यूमिन जो है वो किसी को भी किसी स्टीरॉयड हार्मोन के साथ भी बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकती है। अदरवाइज मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं ये स्पेसिफिक होती हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्टीरॉयड हार्मोन। और ये भी याद रखना कि द स्मॉल अनबाउंड फ्रीली डिजॉल्व फ्रैक्शन ऑफ लाइपोफिलिक हार्मोन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, यानी जो बाउंड फॉर्म है इट इज़ नॉट एक्टिव। जो अनबाउंड फ्रीली डिजॉल्व फ्रैक्शन है जो कि टारगेट सेल के पास इजीली जाके उसके लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चली गई, सिर्फ वही बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, बाकी बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होती। और once a hormone has interacted with a target cell, it is rapidly inactivated and it is removed from the system, ताकि बाद में ये इंटरेक्ट ना कर सके एक और टारगेट सेल के साथ। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाफ लाइफ की तरफ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली उसकी अपने फेट की तरफ जाता है। वो वेरी करता है। कुछ हार्मोन्स जो हैं उनकी हाफ लाइफ जो है से फॉर एग्जांपल 3 to 4 डेज़ है, कुछ जो हैं वो आवर्स के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। सो इट दिस डिपेंड्स। और उसके बाद हमारे पास न्यू हार्मोन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म चलता रहता है। इसमें फीडबैक मैकेनिज़्म भी है, पॉजिटिव फीडबैक भी है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स भी हैं। यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास कैरियर बाउंड हार्मोन्स हैं वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं विद द फ्री हार्मोन पूल। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये बाउंड हार्मोन्स हैं विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स, दे हैव अ पूल अवेलेबल। और जिस तरह के हमारे पास जो स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स है वहाँ पे आपको एक लार्ज रिजर्व इन लाइपोफिलिक हार्मोन्स का मिलेगा जो कि ऑलरेडी बाउंड है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। और जैसे ही एक्टिव फ्री पूल जो है वो यूज़ होता है तो फिर ये जो बाउंड पूल है ये आके इस एक्टिव फ्री पूल को रिप्लेस करता जाता है। तो ये जो है ये एक तरह से सपोर्ट मैकेनिज़्म के तौर पे पीछे पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से जो नॉर्मल एंडोक्राइन फंक्शन है वो मेंटेन रहता है बाय द स्मॉल फ्री इफेक्टिव पूल। ये स्मॉल फ्री इफेक्टिव पूल जैसे ही मिनिमाइज होता है तो जो बाउंड पूल है वो रिलीज़ होता है हार्मोन वहाँ से और इस स्मॉल फ्री एक्टिव पूल को एक तरह से रिप्लेनिश कर देता है, दोबारा से री इन्विगरेट कर देता है। फिर कैटिकोलामीन्स जो हैं दे आर अनयूजुअल बिकॉज आपको मैंने बताया था ठीक है कि ये अमीन्स हैं बट 50% दे सर्कुलेट एज फ्री हार्मोन्स एंड 50% आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन अल्ब्यूमिन। और ये वाटर सॉल्युबल हैं बट स्टिल दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जो 50% इनका कंपोनेंट है तो ये अभी क्लियर नहीं है, दिस इम्पॉर्टेंस इज़ अनक्लियर। बट एक स्पेकुलेशन ये है कि दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स बिकॉज ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो बॉडी की शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के अंदर एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसका फ्री पूल भी चाहिए आपको और एक बाउंड पूल भी चाहिए, बट दिस इम्पॉर्टेंस इज़ स्टिल अनक्लियर और इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ हो रही हैं। अब अगर हम देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक हार्मोन और ये किस तरीके से एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाया साइक्लिक एएमपी जिसको हम कैम्प भी कहते हैं उसको किस तरीके से एक्टिवेट करता है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर है जो कि इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा आके और इसके अल्फा सब यूनिट को स्टिमुलेट करेगा। ये अल्फा सब यूनिट जो है ये एक इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। इस सिचुएशन के अंदर इसको हम एडिनाइल साइक्लेज कह रहे हैं। ये एडिनाइल साइक्लेज जो है जब ये एक्टिवेट हो जाएगी बेटे तो इट विल कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी और ये साइक्लिक एएमपी जो है ये एज अ सेकंड मैसेंजर काम करता है। द एडिनाइल साइक्लेज कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी जो है इट विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए। ये प्रोटीन काइनेज ए जो है
पहले इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई थी, बट बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक एएमपी ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज जो है ये एक्टिव हो जाएगी, एंड दिस इज़ बाय एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। एटीपी आर कन्वर्टेड इनटू एडीपी, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इस एक्टिव प्रोटीन काइनेज के साथ बाइंड कर जाएगा। फॉस्फोराइलेशन होगी तो तब ही वो एक्टिव होगी। ये प्रोटीन काइनेज ए जो है ये आगे चल के डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती जाएगी। मोस्टली यहाँ पे इनएक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन्स पड़ी होती हैं एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। ATP विल कन्वर्ट इनटू ADP, और जो इनएक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन्स हैं इनकी फॉस्फोराइलेशन होती जाएगी, इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता जाता है। ये एक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन्स आगे चल के आपको कोई पर्टिकुलर सेलुलर रिस्पॉन्स देती हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर टू रिसेप्टर, एंड दिस एक्टिवेट्स अ जी प्रोटीन मोस्टली अल्फा सब यूनिट ऑफ विच शफल्स एंड एक्टिवेट्स एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज जो है ये कन्वर्ट करेगा एटीपी इंटू साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी आगे चल के प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए जो है ये फॉस्फोराइलेशन करेगा इनएक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन्स की और उनको एक्टिवेट करेगा, और ये आगे चल के फिर हमारे पास पर्टिकुलर सेलुलर रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये है हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये याद रखना, हाइड्रोफिलिक हार्मोन इस लिपिड मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनका रिसेप्टर या ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन या रिसेप्टर सेल के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। साइक्लिक एएमपी के अलावा जो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स जो हैं दे आल्सो एक्ट थ्रू ए कंकरेंट एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट सेकंड मैसेंजर पाथवे और डाईएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे, जिसको हम डैक पाथवे भी कहते हैं। इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म है, चूँकि हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनका रिसेप्टर सेल के सरफेस पे है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर जो है वो आके इस जी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और इसको एक्टिवेट करेगा। इसके नतीजे में हमारे पास जिस तरह पिछली स्लाइड के अंदर एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो एक्टिवेट होता है, और ये फॉस्फोलाइपेज सी जो इफेक्टर प्रोटीन है ये आगे चल के एक कंपाउंड के साथ जाके बाइंड करेगी जिसको हम कहते हैं PIP2। इसका दूसरा नाम फॉस्फोटाइडिल आइनोसाइटोल बायफॉस्फेट है या बिसफॉस्फेट है। फॉस्फोलाइपेज सी जो है इट कन्वर्ट्स दिस PIP2 इनटू आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाईएसाइल ग्लिसरॉल। तो हमारे पास बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर हुई जिसमें जी प्रोटीन एक्टिवेशन हुई, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की अल्फा यूनिट ने जाके PIP2 फॉस्फोटाइडिल आइनोसाइटोल बायफॉस्फेट को एक्टिवेट किया, एंड इट हैज़ नाउ कन्वर्टेड दिस PIP2 इनटू आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अब ये IP3 जो है अगर आप देखोगे ये और डाईएसाइल ग्लिसरॉल ये दो अलहदा डिफरेंट पाथवेज जाके रन करते हैं। IP3 जो है इट इज़ नाउ अ सेकंड मैसेंजर एंड इट विल मोबिलाइज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा, ये भी सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करता है, एंड इट एक्टिवेट्स एक प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एज कैलमोजुलिन। कैलमोजुलिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती है। कैल्शियम जो है इसके साथ बाइंड करके इसको एक्टिवेट करता है। वंस इट इज़ एक्टिवेटेड, कैलमोजुलिन देन फॉस्फोराइलेट्स इनएक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन, और फिर ये जाके इस इनएक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा, और इस फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में हमारे पास एक डिज़ायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल है इट एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज सी। ये प्रोटीन काइनेज सी जो है इसकी इनएक्टिव फॉर्म थी, उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रोटीन काइनेज सी जो है इट देन फॉस्फोराइलेट्स इनएक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन एंड एक्टिवेट्स इट। जब ये इनएक्टिव डेजिग्नेटेड प्रोटीन जो है उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी और एक्टिवेशन हो जाएगी तो इट विल देन
ब्रिंग अबाउट अ डिज़ायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हाइड्रोफिलिक हार्मोन जो है, जिस तरह पिछली स्लाइड के अंदर साइक्लिक एएमपी पाथवे के ज़रिए उसने काम किया था, इस स्लाइड में उसने फॉस्फोलाइपेज सी के ज़रिए एक सेकंड मैसेंजर रिलीज़ करवाया जिसको IP3 कहते हैं, और वहाँ से कैल्शियम को एक्टिवेट करवाया, वो भी एक सेकंड मैसेंजर है। और साथ ही साथ डाई इसाइल ग्लिसरॉल को फॉर्म करवाया, ये भी एक सेकंड मैसेंजर है। तो प्राइमरी मैसेंजर आपका हाइड्रोफिलिक हार्मोन है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर है, और फिर हमारे पास सेकंड मैसेंजर है जिसमें IP3 है और डाईएसाइल ग्लिसरॉल है। और IP3 जो है ये आगे चल के कैल्शियम को एक्टिवेट करवाता है। ये याद रखना कि IP3 एंड डाईएसाइल ग्लिसरॉल आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम फॉस्फोटाइडिल आइनोसाइटोल बिसफॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये है कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम का क्या फ़ायदा है, और जो भी काम था वो प्राइमरी मैसेंजर या जो फर्स्ट मैसेंजर है उसको ही कर लेना चाहिए था। तो अगर अब आप देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स इन सेकंड मैसेंजर सिस्टम वो बाइंड करते हैं यहाँ पे किसी भी सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ। जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर जो है वो बाउंड करेगा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा आगे सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स जो है उनको एक्टिवेट करता है। अब ये देखो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ने इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया है। इसके नतीजे में मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर हम एडिनाइल साइक्लेज को देखें तो ये जी प्रोटीन्स जो हैं ये 3 एडिनाइल साइक्लेज प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकती हैं। तो आपका यहाँ पे बाइंड तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ने किया है, लेकिन 3 एडिनाइल साइक्लेज जो साइट्स हैं वो एक्टिवेट हुई हैं, तो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हुआ। इसने तो अभी 3 शो किया है, लेकिन अगर देखो 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं एडिनाइल साइक्लेज के वो एक्टिवेट हों तो आपका सिग्नल जो है वो 10 टाइम्स एम्पलीफाई होता है। ये 10 एडिनाइल साइक्लेज जो हैं आगे चल के फर्दर हर एक जो है आगे चल के 100 साइक्लिक AMP बनाता है। तो अब हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो 100 टाइम्स हुई और टोटल 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लिक AMP आर प्रोड्यूस। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास हर साइक्लिक AMP जो है वो एक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पे इस स्टेप पे कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हुई एज सच। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज जो है वो फर्दर 100 प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर लेती है। और ये ऑब्वियसली ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन कोई एंजाइम भी हो सकता है ना, जिस तरह के प्रोटीन काइनेज C है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर 100 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हुई और हमारे पास अल्टीमेटली तकरीबन 100,000 या 1 लाख के करीब फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो हैं वो बन गए, वो सिंथेसाइज हो गए। अगर आप देखो तो प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिवेटेड एंजाइम, ये एक एंजाइम जो है ये फर्दर 100 एक्टिवेटेड एंजाइम्स को जाके उसकी प्रोडक्ट्स को बनाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो तकरीबन इस 1 लाख का या 100,000 के फर्दर 100 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हुई तो हमारे पास ये अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बने। अब अगर आप देखो तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर बाइंड करने के नतीजे में आपके पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन गई हैं एक्टिवेटेड एंजाइम की। तो ये सिस्टम जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसमें सिग्नल जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिफरेंट स्टेप्स पे एम्पलीफाई होता है। ये तो मिसाल देने के लिए 10 टाइम्स और 100 टाइम्स, बट थ्रू आउट द प्रोसेस जो खासकर हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स है उनके अंदर सेल के अंदर सिग्नल जो है वो मैसिवली एम्पलीफाई होता है, और इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन, सिग्नल एम्पलीफिकेशन बाय द सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स। और इसके ज़रिए यहाँ पे वेरी लो कंसनट्रेशंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर्स जिसमें हार्मोन्स हैं, दे कैन ट्रिगर प्रोनाउंस्ड सेल रिस्पॉन्सेस। बहुत छोटी कंसनट्रेशन भी होगी ना तो लेकिन रिस्पॉन्स देखो कितना मैसिव है। तकरीबन 1 करोड़ के करीब प्रोडक्ट्स बनाई सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के नतीजे में।
तो अब इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लाइपोफिलिक हार्मोन्स है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क।